Welcome you again students. Today I am going to discuss with you common roots of two equations. Common roots का मतलब क्या है? Let us suppose हमारे पास दो equations हैं f(x) equal to 0 and g(x) equal to 0. अगर कोई वैल्यू ऐसी है जो कि f(x) को भी सेटिस्फाई करेगी और g(x) को भी सेटिस्फाई करेगी तो वो क्या हो जाएगी? इन दोनों इक्वेशन की कॉमन रूट. अब ये तो हमने एक रूट की बात की. लेट अस सपोज ये दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस की जो कॉमन रूट हैं वो के कॉमन रूट्स हैं जिनको हमने रिप्रेजेंट किया α1 α2 अप टू k से. हाँ, ये जो k है, अगर लेट अस सपोज m की जो डिग्री है, m की जो डिग्री है वो n से कम है, m की जो डिग्री है दैट इज लेस देन n, तो उस केस में जो k की वैल्यू है, जो नंबर ऑफ मतलब रूट्स हैं वो m से ज़्यादा नहीं हो सकती. और अगर n लेस है तो जो रूट्स हैं जो k है वो n से ज़्यादा नहीं हो सकता. यानी कि k लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? मिनिमम ऑफ n. जो भी दोनों में मिनिमम है वो k हो जाएगा, उतनी नंबर ऑफ रूट्स हो जाएंगे. अब अगर ये रूट्स हैं f(x) की, α1 α2 अप टू k, तो x माइनस α1 x माइनस α2 अप टू x माइनस k, ये f(x) के क्या होंगे? फैक्टर होंगे और f(x) को कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे. तो अगर ये फैक्टर हैं f(x) के और इनको डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करने के बाद कुछ ना कुछ कोशेंट होगा, कोशेंट इक्वेशन पॉलिनोमियल आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि ये कम्प्लीटली f(x) को डिवाइड करेंगे. तो इसी तरह से सेम केस है g(x) के लिए. तो f(x) किसके इक्वल हो गया? x माइनस α1 x माइनस α2 अप टू x माइनस k 1x, और ये हो गया g(x) का. और ये क्या होंगे दोनों के? अब ये दोनों के क्या हो गए? कॉमन फैक्टर, f(x) के भी और g(x) के भी. यानी कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये इससे ज़्यादा कॉमन फैक्टर दोनों में नहीं है. तो ये क्या होंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ f(x) एंड g(x), HCF ऑफ f(x) एंड g(x). इसके अलावा कोई भी कॉमन रूट नहीं है. ठीक है, तो कॉमन रूट्स ऑफ जो दोनों इक्वेशन की, इसका मतलब आप कैसे निकालोगे कॉमन रूट्स? लेट अस सपोज अगर आप कॉमन रूट्स को दोनों इक्वेशन की φx से रिप्रेजेंट करते हो, φx इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट करते हो, और ये φx क्या है? ये अभी हमने ऊपर देखा. व्हाट इज φx? दिस इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ f(x) एंड g(x). क्लियरली? तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. नाउ द वन थ्योरम इज, अगर अल्फा एक इक्वेशन f(x) की रूट है रिपीटेड r टाइम वो रूट उसमें रिपीट हो रही है. जैसे फॉर एग्जांपल किसी इक्वेशन की रूट 2 to 3 भी हो सकती है, 3 डिग्री इक्वेशन की जो 2 है वो 2 टाइम रिपीट हो रही है. तो यहाँ पे हम जनरल लेके चल रहे हैं कि अगर अल्फा किसी इक्वेशन की रूट रिपीटेड r टाइम्स है तो वो f(x) की भी रूट होगी. कितने टाइम रिपीट होगी? r-1 टाइम. नाउ लेट अस कम ऑन द प्रूफ. अब अल्फा क्योंकि रूट है f(x) की, वो r टाइम रिपीट हो रही है. अब रिपीट होने का मतलब है 2 टाइम तो कम से कम आएगी ही. तो जो r की वैल्यू है वो क्या है? 2 या ग्रेटर देन 2. तो r ग्रेटर देन इक्वल टू 2. अब अल्फा रूट है तो x माइनस अल्फा उसका फैक्टर हो जाएगा, और ये फैक्टर कितनी बार रिपीट होगा? r टाइम रिपीट होगा. तो x माइनस अल्फा r टाइम लेके वो सारे क्या हो जाएंगे? f(x) का फैक्टर. मीन्स x माइनस अल्फा रेज टू द पावर r इज द फैक्टर ऑफ f(x). तो f(x) क्या हो गया? अब आप x माइनस अल्फा रेज टू द पावर r को अगर आप f(x) से डिवाइड करते हैं बाय डिवीजन एल्गोरिथम तो क्या होगा? कोशेंट प्लस रिमाइंडर. अब जो φx है जो है वो तो नॉन जीरो, एक तो जीरो नॉन जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ कोशेंट तो आएगा ही, और दूसरा इसमें x माइनस अल्फा कंटेन नहीं होगा क्योंकि अगर x माइनस अल्फा इसमें कंटेन होगा तो फैक्टर ही हो गया. और ये हमने पहले बता चुके हैं कि ये r टाइम ही है, r से ज़्यादा नहीं है. नाउ डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x. तो जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आया? x माइनस अल्फा रेज टू द पावर r 5-x प्लस r x माइनस अल्फा रेज टू द पावर r-1 5x. ठीक है, यहाँ से x माइनस अल्फा रेज टू द पावर r-1 कॉमन ले लीजिए. तो क्या बचेगा? 5-x x माइनस अल्फा प्लस r 5x. तो
अब इसको हमने कह दिया जो ब्रैकेट में टर्म है phi 1x। सो अब ये जो ब्रैकेट में जो टर्म पड़ी है उसमें x माइनस अल्फा केवल इसमें है, इसमें नहीं है। तो कंप्लीट अगर हम कहें तो सभी ये x माइनस अल्फा कहीं इन्वॉल्व नहीं है अगर हम इसको पूरे को कंसिडर करें तो इसको हमने कह दिया phi 1x। तो यह आ गया हमारे पास phi 1x। इसको अगर हम चेक भी करें, जिसको हमने phi 1x कहा है, phi 1x क्या है हमारे पास, phi डैश x माइनस अल्फा प्लस r phi x। यहाँ से हम चेक भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें x इक्वल टू अल्फा डालें तो क्या आएगा, phi डैश अल्फा, ये 0 हो गया, प्लस r phi अल्फा। तो ये कितना आ गया हमारा r phi अल्फा। अब जो phi x है ये हम जो व्हाट इज phi x क्या था, ये था हमारा phi x। phi x हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि phi x में x माइनस अल्फा कंटेन नहीं करता। इसका मतलब जो phi x है क्योंकि उसमें वो x माइनस अल्फा वो कंटेन नहीं करेगा, तो इट मीन्स अल्फा जो है वो phi x की रूट नहीं है। तो अगर phi x की रूट नहीं है तो phi अल्फा नॉन जीरो है, और अगर phi अल्फा नॉन जीरो है तो phi 1 अल्फा भी नॉन जीरो है, यानी कि अल्फा phi 1 अल्फा की रूट नहीं है। तो हम इसको इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब x माइनस अल्फा जो है यहाँ आएगा phi 1x। तो phi 1x जो है वो x माइनस अल्फा को कंटेन नहीं करता। यहाँ पर आप लिख लो phi 1x, ठीक है, ये करेक्शन है, दिस इज phi 1x, ये करेक्शन कर लो। सो fx क्या आ गया, x माइनस अल्फा रेज टू द पावर r माइनस 1 phi 1x, where phi 1x does not contain the factor x माइनस अल्फा। इसका मतलब जो अल्फा रूट है वो f डैश x में कितनी बार रिपीट हो रही है, r माइनस 1 टाइम्स। तो क्या रिजल्ट था कि अगर कोई फंक्शन जिसमें कोई भी रूट, लेट अस सपोज अगर हम इसको एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए रिपीट डिस्कस करते हैं, अगर कोई रूट 4 टाइम रिपीट हो रही है तो उस केस में वो रूट f डैश x में 3 टाइम रिपीट होगी। यानी कि जैसे जैसे हम डेरिवेटिव लेते चले जाएंगे वो रूट 3 टाइम है तो 2 टाइम है तो 1 टाइम, इस तरह से जो उसकी रिपीटेशन है वो 1 टाइम कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो यही यहाँ पर मैंने लिखा है, बाय रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ द अबव थ्योरम इट फॉलोज दैट अल्फा इज अ रूट रिपीटेड r माइनस 2 टाइम्स इन f डबल डैश इक्वल टू 0। 1 टाइम कम हो गई। अगर fx में अल्फा है तो f डैश x में अल्फा माइनस 1 टाइम, r माइनस 1 टाइम, सॉरी r है तो r माइनस 1 टाइम, और f डबल डैश x में r माइनस 2 टाइम रिपीट होगी। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि अल्फ़ा अगर कोई मल्टीपल रूट कह देता है किसी फंक्शन की, अगर उसने मल्टीपल रूट कहा यानी कि वो रूट उसमें रिपीट हो रही है, तो वो रूट इस नेचुरली f डैश x में भी होगी। तो उस केस में हम क्या लेके चलेंगे कि अल्फ़ा जो है वो fx इक्वल टू 0 एंड f डबल डैश इक्वल टू 0 की कॉमन रूट है। नाउ द क्वेश्चन इज, ये हमें इक्वेशन दे दी गई है, 2 इक्वेशन दे दी गई हैं, इनको हमें सॉल्व करना है, उनकी कॉमन रूट्स निकालनी है। ठीक है, कॉमन रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का निकालेंगे HCF। अब जब आप HCF निकालते हो तो एक तो सिंपल जैसे हम करते हैं क्वेश्चंस, हम जो लोअर क्लासेस में किया हम वैसे भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया है। तो ये HCF एक तरफ एक इक्वेशन लिखी हुई है, दूसरी तरफ दूसरी इक्वेशन जो ऊपर हमें fx और gx दिए हुए थे। ठीक है, अब यहाँ से पहले मैंने इस इक्वेशन को इससे डिवाइड किया, दोनों की डिग्री सेम है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये इक्वेशन यहाँ आ गई और दोनों को कर दिया सब्ट्रैक्ट, ये आ गई इक्वेशन। यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो, अगर कुछ चीज़ कॉमन, कोई अगर नंबर कॉमन आता है तो 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 2x³ माइनस x², और ये मैंने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, ये क्यों किया, क्योंकि डिग्री दोनों की सेम थी, इसकी डिग्री अब कम हो गई है क्योंकि हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, ये डिवाइज़र है इस केस में, तो आप वैसे कोई भी ले सकते हो। तो ये डिग्री क्योंकि इसकी ज़्यादा है तो अब x³ वाली टर्म इससे डिवाइड नहीं होगी। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन जो हम ये जो पोलिनोमियल हमने लिखा है ये वाला, अब इससे हम इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। अब इसमें क्या है, 2 इन्वॉल्व है, यहाँ पर 2 इन्वॉल्व है,
तो अपनी आसानी के लिए, ताकि क्वेश्चन में हमें कोई फ्रैक्शनल टर्म ना मिलने लगे, यहाँ पर फ्रैक्शनल टर्म हमें ना मिलने लगे, उसके लिए हम जो कांस्टेंट टर्म है उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर हम सिंपल भी लगा दें, जैसे हम डिवाइड करते हैं, तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्या किया, ये था 2x³, हमें क्या चाहिए x⁴। सो मल्टीप्लाई दिस बाय x/2, x/2 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर लिख दिया, और उसके बाद कर लिया सब्ट्रैक्ट। ये टर्म कैंसिल हो गई, तो बाकी जो बचता था वो हमने यहाँ पर लिख लिया। तो ये सॉल्व होके, इसको हम सॉल्व करते चले गए, तो ये आ गया 3/2x³ - 7/2x² - 11x - 24। यहाँ से आप 3/2 कॉमन ले लो, तो ये टर्म हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर डिग्री कितनी है, ये है हमारे पास 3x² और यहाँ पर है 2, तो ये टर्म आ गई 3/2 कॉमन लेके। ये यहाँ पर क्या है 3, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया इसको, ठीक है। अब या तो अभी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो या तो इसको हम मल्टीप्लाई करें 3/2 से, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किससे करें, 3/2 से। तो हमने इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास ये इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन थी 2x³ - x², जिससे हमने पहले डिवाइड किया था, अब क्या करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं। ये यहाँ पर ये +3 है, 3 से मल्टीप्लाई करा हुआ है, और ये यहाँ पर लिख दिया हमने, ठीक है। तो ये आ गया आपका -11x² + 55x - 66। यहाँ से आप -11 कॉमन ले लो, तो क्या बचा x² - 5x + 6। अब हम इससे डिवाइड करेंगे क्योंकि इसकी डिग्री कम हो गई है। अब हम यहाँ से, ये हमारी इक्वेशन आई हुई थी, अब ये डिग्री कम हो गई है, अब हम इससे, इस वाली इक्वेशन से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई, ये x² है तो 2x से मल्टीप्लाई किया, ये इक्वेशन आ गई, फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये इक्वेशन आ गई 9x²। तो इसको अब 9 से मल्टीप्लाई करके अब फिर यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो ये लिख दिया, तो ये कितना आ गया 0। यानी कि जब हमने इस पोलिनोमियल को इससे डिवाइड किया x² - 5x + 6 से, तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया HCF। सो HCF इज x² - 5x + 6 = 0। तो ये है दोनों इक्वेशंस 1 और 2 की कॉमन रूट। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। HCF को जब हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू आई 3 और 2, यानी कि 2 और 3 ये हमारी 1 की भी रूट है और 2 के भी रूट है। अब दोनों को सॉल्व भी करना है, ये फर्स्ट इक्वेशन ले ली, 2 और 3 दोनों की रूट है, सो सिंथेटिक डिवीजन से इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इस बात का प्रूफ है कि 2 और 3 इसकी रूट्स हैं। नाउ दिस इज द डिप्रेस्ड इक्वेशन। डिप्रेस्ड इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो बाकी दो रूट्स भी मिल जाएंगी, यानी कि रूट 1 की चारों रूट्स ये हमारे पास आ गई। अब लेते हैं सेकेंड। अब ये क्योंकि दोनों की कॉमन रूट थी तो सेकेंड की भी रूट है 2 और 3, सिंथेटिक डिवीजन से सेकेंड को डिवाइड कर लेंगे, रिमाइंडर 0 आ रहा है, ये मिल गई हमें डिप्रेस्ड इक्वेशन। x के इसकी पावर, ये था x की पावर 4 का कोएफिशिएंट, ये x³ का और ये x² का, तो ये होगी डिप्रेस्ड इक्वेशन। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये x की बाकी दोनों भी मिल गई, तो ये चारों रूट्स हमें मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो इस तरह से दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करके ये हमारी सेकेंड इक्वेशन की रूट हुई और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन की रूट हुई। रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि जो फंक्शन है उसकी रिपीटेड रूट्स हैं, मल्टीपल रूट्स हैं, यानी कि इस इक्वेशन की मल्टीपल रूट्स हैं, ये हमें दिया हुआ है। अब अगर इस इक्वेशन की मल्टीपल रूट्स हैं तो वो रूट f' की भी होगी। कितने टाइम रिपीटेड हैं वो हमें नहीं पता, बट रिपीटेड हैं तो नेचुरली 2 टाइम तो मिनिमम होगी ही होगी, तो इसका मतलब वो रूट f' को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो फॉर दिस लेट अस फाइंड आउट HCF ऑफ fx एंड f', ठीक है। ये हमारा fx है और ये हमारा क्या है f'। तो हम सबसे पहले तो हमने क्या किया, ताकि फ्रैक्शन ना आए, हमने पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लिया,
ये इक्वेशन आ गई। अब ये 9x स्क्वायर है, ये 9x क्यूब है, मल्टीप्लाई दिस बाय x, इन दोनों को x से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर लिख दिया, सब्ट्रैक्ट करके ये वैल्यू आ गई। यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो, ये यहाँ पर ये क्या है 9 है, अभी सेकेंड डिग्री है तो अभी भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए हमने इसको -9 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये टर्म हमारे पास आ गई। अब हम 9 को किससे मल्टीप्लाई करें, 9 को अगर हम 19 से मल्टीप्लाई करें तो 171 आएगा, तो हमने इसको 19 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया। अब आ गया 128x - 384, इसमें से 128 आप कॉमन ले सकते हो, तो ये बचेगा x - 3। अब x - 3 की जो डिग्री है वो है 1, और जिससे आप डिवाइड कर रहे थे उसकी डिग्री है 2, तो इसको आप नीचे ले आओ। यहाँ से ये जो डिवाइज़र था ये यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब x - 3 से डिवाइड कर लो, तो एक बार 9x से डिवाइड किया और एक बार 3 से डिवाइड हुआ, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, यानी कि x - 3 क्या बन जाएगा, HCF ऑफ fx एंड f'(x). तो दोनों का जो HCF है उसको जब आप 0 के इक्वल पुट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमें मिलेगी रूट। अब ये रूट एक ही रूट मिली है f'(x) की भी और f(x) की भी, इसका मतलब ये रूट f'(x) में वन टाइम अकर कर रही है, तो f(x) में कितनी बार होगी, 2 टाइम वो f(x) की रूट होगी। इसका मतलब हमें f(x) की 2 रूट मिल गई, 3 और 3। अब जो इक्वेशन है f(x) जो है वो कितने डिग्री की इक्वेशन है, 3 डिग्री की इक्वेशन है, तो उसकी कितनी रूट होंगी, 3 रूट होंगी, तो वो तीसरी रूट हमें निकालनी है। अब अगर आपको 2 रूट पता है और तीसरी रूट निकालनी है तो हम अपना रिलेशन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं सम ऑफ द रूट्स का। तो लेट हमने रूट मान लिया अल्फ़ा, तो सम ऑफ द रूट क्या हो जाएगी, अल्फ़ा +3 इक्वल टू -19/3। तो यहाँ से अल्फ़ा की सॉल्व करके वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हमें तीनों रूट्स हमारी इक्वेशन की मिल गई। दिस इज़ द रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ आवर इक्वेशन 1। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको बिना सॉल्व किए विदाउट हमें बताना है कि इस इक्वेशन की कोई भी मल्टीपल रूट नहीं है। अब ये हमारा f(x) है, हम ये मान के चलते हैं कि मान लीजिए इसको कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट से करते हैं कि लेट अस सपोज इस इक्वेशन की मल्टीपल रूट्स हैं। तो अगर इस इक्वेशन की मल्टीपल रूट्स हैं तो वो f'(x) की रूट भी होगी ही होगी। तो लेट अस फाइंड आउट HCF ऑफ f(x) एंड f'(x). ये f(x) है और ये f'(x) है, इन दोनों का हमने निकाल लिया HCF, ठीक है। ये f(x) लिखा हुआ है, ये f'(x) लिखा हुआ है। अब इसको मैंने आपको दोनों वे बता दिए हैं, आप जैसे मर्जी HCF निकाल सकते हो। तो ये है 3, डिग्री कम है तो हम इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करेंगे। फ्रैक्शन को हम उसे अवॉइड करने के लिए, ताकि फ्रैक्शनल टर्म ना आए हमारी कैलकुलेशन में, हम पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन आ गई। नाउ डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय इस वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड कर दो। सो मल्टीप्लाई बाय x से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, क्या बचा 3x² - 4x + 6। अब ये 3x² है, अब केवल 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पर लिख दिया। तो क्या बचा डिवाइड होके, सब्ट्रैक्ट होके बना -2x + 4 -2 कॉमन ले लो, तो ये क्या बचा x - 2। अब इसकी जो डिग्री है वो कितनी है 1 और इसकी डिग्री थी 2। अब हम इस वाली जो यहाँ पर पॉलिनोमियल लिखा हुआ है इसको आप x - 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो x - 2 से डिवाइड करने के लिए 3x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बच गया 4x - 2, और फिर हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बचेगा 4x - 8। तो क्या बचा बाद में 6 बचा। अब ये तो कांस्टेंट आ गया, तो x - 2 को अब 6 से डिवाइड हमने करना है, ठीक है। तो पहले इसको 6 से ही मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये बन गया 6x - 12। अब 6 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। अब ये जो दोनों का HCF आया वो क्या आया, वो तो 6 आया। तो दोनों इक्वेशंस का जो HCF है वो 6 है, वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अगर वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है इसका मतलब f(x) और f'(x) में कोई भी कॉमन रूट नहीं है, और अगर इसका मतलब अगर दोनों में कोई भी कॉमन रूट नहीं है तो f(x) की कोई भी मल्टीपल रूट नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय टेस्टिंग फॉर इक्वल रूट्स। तो हमारा वही मेथड है कि हम f(x) और f'(x) निकाल लेंगे और उन दोनों का HCF निकाल के उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि
इनकी रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं इनमें या नहीं है। तो अगर इक्वेशन की मल्टीपल रूट्स हैं तो वो एफ डैश एक्स को भी सेटिस्फाई करेंगी। सो दिस इज़ द HCF ऑफ एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स। ये हमारा एफ एक्स है और ये हमारा एफ डैश एक्स है। तो सबसे पहले एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया -6x³ + 6x² + 48x - 72। यहाँ से -6 कॉमन ले लो, ये टर्म बची, ये यहाँ आ गई। अब इसकी जो डिग्री है x³ में है, 3 में है, और इसकी कितनी है 4 में, तो इसको नीचे ले आओ, ये टर्म हमारी यहाँ जाएगी। ये वही मेथड है जो आप अपनी लोअर क्लासेस में सीख चुके हैं, ठीक है। अब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे पहले तो x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यह आ गया, फिर सब्ट्रैक्ट करके फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे लास्ट में किससे डिवाइड हुआ, जब आप हमारे पास कम्प्लीटली डिवाइड हो गई सभी मतलब पॉलिनोमियल जब डिवाइड हो गया कम्प्लीटली, रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये बचा। तो ये टर्म जो है वो क्या बन गई, HCF। तो दोनों का जो HCF है वो ये आया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब ये 3 डिग्री इक्वेशन है, 3 डिग्री इक्वेशन है, तो इसको हमें बाय इंस्पेक्शन बाय ट्रायल मेथड हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो 2 है, अगर इसमें 2 पुट करते हैं, ये 2 पुट किया हुआ है, अगर इसमें 2 पुट करते हैं तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो x2 इज द रूट ऑफ इक्वेशन 3। जनरली जो ये हमारे पास लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म लिखी हुई है, इसके जितने भी फैक्टर्स हैं, उन जितने भी फैक्टर्स हैं जो इसको डिवाइड करते हैं, उन्हीं में से कोई एक इसकी रूट आ जाती है। तो आप इस तरह से भी इसको देख सकते हो। जैसे 12 किस किस से डिवाइड होता है, 1 से, 2 से, माइनस टर्म तो इन्वॉल्व है साथ में, मतलब नेचुरली 1 है तो -1, 2 है तो -2, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया। तो ये सारे इनमें से कोई रूट इसकी मिल जाएंगे, ठीक है। अब 2 इसकी रूट है तो x - 2 क्या होगा, फैक्टर। अब एक रूट हमें पता चल गई। नाउ यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन डिवाइड बाय 2। तो ये आ गई हमारी, ये अगर 4 है तो ये अगर 3 है तो ये 2 डिग्री का है। सो द डिप्रेस्ड इक्वेशन इज x² + x - 6 = 0। रिमाइंडर 0 है तो ये कंफर्म है कि वो इस इक्वेशन की रूट है। इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज द रिक्वायर्ड रूट। अब इसमें जो रूट आई है वो क्या आई है, 2, 2 एंड 3। जो 2 रूट है वो HCF है, HCF है। HCF का मतलब वो रूट एफ डैश एक्स में 2 बार है। अगर वो एफ एक्स में 2 बार है तो एफ एक्स में कितनी बार होगी, वो 3 टाइम, ठीक है। एफ एक्स में कितनी बार होगी, 3 टाइम। सो इसका मतलब जो रूट हो गई x की -3, वो एफ एक्स में कितनी है, अब जो 2 रूट है वो तो होगी 3 बार एफ एक्स में। अब ये 2 रूट आई हैं, ये कॉमन रूट है, तो ये एफ डैश एक्स से लेके चलते हैं। 2 इसमें 2 टाइम है तो एफ एक्स में 1 टाइम 3 टाइम हो जाएगी। -3 भी है 1 टाइम, -3 एक रूट है एफ डैश की 1 टाइम, यानी कि एफ एक्स में वो कितनी टाइम होगी, 2 टाइम, ठीक है। तो जो 2 रूट है 2, वो अगर एफ डैश एक्स में 2 बार है तो एफ एक्स में 3 बार होगी। -3 अगर एफ डैश एक्स में 1 टाइम है तो एफ एक्स में 2 बार होगी। तो यानी कि हमारे पास एफ एक्स की 5 रूट्स मिल गई और 5 डिग्री की ही इक्वेशन थी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रूट्स सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें कंडीशन निकालनी है इस इक्वेशन में कि 2 रूट्स इक्वल हों। अब अगर लेट अस सपोज ये इक्वेशन है उसकी इक्वल रूट है, तो इसका मतलब वो एफ एक्स और एफ डैश एक्स में कॉमन रूट होगी, ठीक है। तो ये हमारा एफ एक्स है और ये हमने लिख लिया साथ में एफ डैश एक्स। लेट अस सपोज अल्फा जो है वो कॉमन रूट है दोनों की, ठीक है। तो वो जो रूट है वो इसको भी सेटिस्फाई करेगी, एफ ऑफ अल्फा को भी सेटिस्फाई करेगी और एफ डैश एक्स को भी सेटिस्फाई करेगी। तो पुट एक्स इक्वल टू अल्फा इन 1 एंड 2, ठीक है। अब इसको कहा हमने नंबरिंग दे रखी है 1, 2, 3, 4। नाउ 4th को अब आप अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो और 3rd को 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। नाउ अभी दोनों सेकेंड डिग्री इक्वेशन है 4 एंड 5, सॉल्विंग 4th एंड 5। 4 और 5 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर में क्या आएगा, यह आएगा -6bd + 2c²। b के लिए क्या आएगा, bc - 9d। और कांस्टेंट टर्म के लिए क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म के लिए आएगा
कांस्टेंट टर्म के लिए आएगा हमारे पास -6c + 2b स्क्वायर। अगर हम फर्स्ट और सेकंड मेंबर लेते हैं तो ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अगर हम सेकंड और थर्ड मेंबर लेते हैं, ये सेकंड और थर्ड मेंबर लिया हमने, यहाँ पर सेकंड और थर्ड मेंबर लिया तो ये लिखा यहाँ पर, ये आ गई। और फर्स्ट और थर्ड को लिया तो हमारे पास यहाँ से ये रिलेशन आ गई। ठीक है, अब दोनों ही अल्फ़ा की वैल्यू हैं, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। अब आप देख लो यहाँ पर केवल कांस्टेंट्स हैं, सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन। ये हमने लास्ट पिछले एक्सरसाइज में किया था, पिछले लेक्चर में, कि अगर आपको कंडीशन निकालनी है तो कंडीशन का मतलब है कि जो भी हमें दी हुई है रूट्स, जिस भी टाइप की दी हुई है, वो सारी कंडीशंस लगाते हुए, अप्लाई करते हुए आपको एक कांस्टेंट्स के बीच में, कोफिशिएंट्स के बीच में, जो पोलिनोमियल दी हुई है, जो इक्वेशन दी हुई है, उसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनके बीच में जो रिलेशन मिलेगा, दैट इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें ये इक्वेशन दे रखी है और हमें शो करना है कि इस इक्वेशन की 3 इक्वल रूट कब होंगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो, मतलब ये आंसर है। तो अब अगर इस इक्वेशन में 3 इक्वल रूट्स हैं तो वो f' में 2 टाइम होंगी और f" में 1 टाइम। तो हमने तीनों fx दिया हुआ था, f' भी निकाल लिया और f" भी निकाल लिया। अब जैसा कि मैंने कहा कि fx में वो 3 टाइम है तो f' में वो 2 टाइम होगी और f" में वो 1 टाइम होगी। ठीक है, इसका मतलब f' और f" में एक कॉमन लीनियर फैक्टर होगा ही होगा। ठीक है, 1 टाइम है तो 1 टाइम का मतलब एक लीनियर फैक्टर, वो लीनियर फैक्टर आपको f' में भी मिलेगा और f' में भी मिलेगा ना। ये हमारा f" है। अब f" को अगर हम सॉल्व करें तो ये मिल रहा है हमें सॉल्व करके, फैक्टर बना के, ये केवल एक ही हमें रियल फैक्टर यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये जो लीनियर फैक्टर है केवल हम इसको कंसीडर करेंगे f" में, तो वो फैक्टर क्या है, x - a। अब जो x - a है वो नेचुरली fx को भी सेटिस्फाई करेगा और f" को भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर हमारा जो fx है उसमें पुट कर दिया x = a, fx में पुट किया हमने। सो दिस इज़ द, हमें क्या निकालना था यहाँ पर, इस क्वेश्चन में हमें निकालना था अगर रूट्स कब इक्वल होंगी, अगर ये होगा ab⁴ - 9a⁵ + c5, और आप देख सकते हैं कि यही रिलेशन हमारे पास आया हुआ है। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हमें कंडीशन निकालनी है कि दोनों इक्वेशन की कॉमन रूट होगी और शो करना है कि इन इक्वेशन की ज़्यादा से ज़्यादा एक ही कॉमन रूट होगी। अब ये इक्वेशन, 2 इक्वेशंस हैं, दोनों की सेम डिग्री है, हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये हमें इक्वेशन मिली। अब अगर हमारे पास कोई रूट इसको भी सेटिस्फाई कर रही है, 1 को भी सेटिस्फाई कर रही है, या 2 को भी सेटिस्फाई कर रही है, ये कह सकते हैं कि अगर कोई एक रूट 2 इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती है तो वो उनके डिफरेंस को भी सेटिस्फाई करती है। ठीक है, इसका मतलब अगर कोई कॉमन रूट है 1 और 2 की तो वो इनके डिफरेंस 3 को भी सेटिस्फाई करेगी। अब 3 क्या है, 3 तो एक लीनियर इक्वेशन है x में, तो इसकी केवल एक ही रूट होगी, वो रूट हम निकाल सकते हैं। तो वो रूट क्या हो जाएगी, -(q - s/p - r). तो ये x की वैल्यू आ गई। अब ये एक रूट हमें मिल गई, डिफरेंस से एक रूट हमें मिल गई। नेचुरली वो जो रूट है वो हमारे पास जो ऊपर 2 इक्वेशंस थी, इन दोनों की रूट है, तो वो इन दोनों को भी सेटिस्फाई करेगी। तो हमने इसको 1 में पुट कर दिया, x की वैल्यू को हमने 1 में पुट कर दिया, एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन, क्योंकि इसमें केवल कोफिशिएंट्स हैं पॉलिनोमियल के, बाकी सब कुछ इसमें से एलिमिनेट हो चुका है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें शो करना है कि इस इक्वेशन की, ये जो इक्वेशन दी हुई है इसकी कोई भी कॉमन रूट नहीं है, इक्वल रूट्स नहीं है। ठीक है, तो अब अगर इस इक्वेशन की इक्वल रूट्स हैं, कॉमन रूट्स हैं,
तो इसका मतलब इक्वल रूट्स का मतलब एक से ज़्यादा है, इसका मतलब वो रूट एफ एक्स को भी सेटिस्फाई करेगी और एफ डैश एक्स को भी सेटिस्फाई करेगी। तो हमने एफ एक्स और एफ डैश एक्स निकाल लिए और हमें ये भी पता है कि कोई रूट अगर दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है तो वो उनके डिफरेंस को भी सेटिस्फाई करेगी। तो हमने डिफरेंस भी निकाल लिया, तो वो डिफरेंस को भी सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, अब अगर वो इनके डिफरेंस को सेटिस्फाई करेगी तो डिफरेंस से हमारे पास क्या हुआ है, एक्स रेज़ टू द पावर n इक्वल टू 0 और यहाँ से मिल रहा है x इक्वल टू 0। तो जो डिफरेंस इक्वेशन आई है उसको तो केवल 0 सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर 0 सेटिस्फाई कर रहा है तो वो 0 किसको सेटिस्फाई करेगा, वो 0 यहाँ 1 को भी सेटिस्फाई करेगा और 2 को भी सेटिस्फाई करेगा। लेकिन आप देख सकते हो जो इक्वेशन 1 है इसको 0 सेटिस्फाई नहीं करता। क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या टर्म पड़ी है, लास्ट में हमारे पास टर्म है n जो कि कांस्टेंट है। तो अगर इसमें हम 0 पुट करते हैं तो वैल्यू इस फंक्शन की कितनी आएगी, n आएगी, ना कि आएगी 0। तो इट मीन्स इसका मतलब क्या है, जो आप लेके चले थे वो गलत लेके चले थे। इस इक्वेशन की कोई भी इक्वल रूट्स नहीं है। दिस इक्वेशन कैन नॉट हैव इक्वल रूट्स। तो ये हमारे मैक्सिमम सभी टाइप के हमने क्वेश्चंस यहाँ पर स्टडी किए। इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 9, क्योंकि चैप्टर 8 हमारा कंप्लीट हो गया है और जो हमारा चैप्टर 9 है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस। थैंक यू।